Hello everyone. So now after discussing about the differentiation as a mathematical tool, in this lecture we will use that tool to solve the problems in physics. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज हम उसी डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं. एक फार्मूला जो आपने लास्ट लेक्चर पर पढ़ा था उसी को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसी का ही यूज़ हमको करना है. dy over dx if it is a फंक्शन एज x to the power n. ऐसा कोई फंक्शन है अगर आपका तो हम क्या लिखते थे, nx की पावर n-1. ठीक है, ये चीज़ आप फार्मूला रटे रहिएगा क्योंकि ये फार्मूला ही सब कुछ है डिफरेंशिएशन के लिए, स्पेशली अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें. आपने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, उसके पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक, उसके बाद पढ़ा था एक्सीलरेशन. बिल्कुल जनरल सी चर्चा है ये. अभी आपको बिल्कुल जैसे आपने अभी एवरेज की चीज़ें पढ़ी थी वैसे ही इंस्टेंटेनियस मैं आपको बता दूंगा और उसी को आपको बिल्कुल फॉलो करना है कि हाँ एक कोई फंक्शन है उसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे वेलोसिटी मिल जाएगी. बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना उसमें. चलिए, आपको क्या दिया होगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई होगी. जस्ट लाइक आप लिख सकते हैं s की वैल्यू दी जाएगी टाइम के टर्म में. जैसे आपको दे दिया जाएगा 2t² + 3. आपको दिया जाएगा कि कोई मोशन है जिसमें पोजीशन के जो है आपकी डिनोट की जा रही है s = 2t² + 3. क्योंकि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है. जो मोशन है जनरली आपको जो यूनिफॉर्म मोशन दिया होता है उसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, बट ये वेरिएबल होता है तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म का केस आ जाता है. तो इसमें कहा जाएगा कि टी टाइम पर कहीं पर था ऑब्जेक्ट, टी टाइम t = 0, t = 1, t = 2. इसको ऐसे देखना है. ठीक है, हर टाइम पर चेंज होता जाएगा. अगर आप t की वैल्यू बार बार इसमें पुट करके निकालोगे कि पहले 0 में इतना चला गया, 1 में इतना गया, 2 में इतना गया, तो ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा. हालांकि दिमाग लगा के लास्ट में आपको वैल्यू मिल जाएगी, बट इसी का जो स्टैंडर्ड मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं डिफरेंशियल मेथड, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है इस ऑब्जेक्ट की तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कि टाइम आपको पढ़ाया क्या जाता है, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, रेट किसका, रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यही तो वेलोसिटी है, सिंपल. ठीक है, तो बस डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आप इट इज अंडरस्टूड, कोई इसमें लिखने वाली बात नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही चीज ना. अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हम इसको dy over dx की जगह ds over dt लिख दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है dy over dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली बस कुछ नहीं करना, जैसे आपने कल 2-4 क्वेश्चन किए थे. अब इसमें 2t, x आपकी x की जगह क्या हो गया, t. जैसे इसको अगर हम अलग से करते s = 2t², तो इसका आपका आ जाता ds over dt = 2 और t² को आप वही nx की पावर -1, ये फार्मूला. तो x और t की पावर 2-1, तो आपको ये मिल जाता 4t, ये मिल जाता. सिमिलरली आपको यही करना है, यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिए 2t की पावर 2-1 + 3. अच्छा, ये पॉइंट मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर पर नहीं बताया था, तो अभी आप इसको 4t 2-1 आपका. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. वो मैं इसका थोड़ा सा फील दूंगा ग्राफ से, ताकि आप चीज़ों को ये समझिए कि सारी चीज़ें आपको ग्राफ से मिल रही हैं. चलिए देखिए, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. देखिए, मान लीजिए ये वीटी कर्व है और वेलोसिटी इसकी समथिंग मान लीजिए रही होगी v. हमने जब तक इसको नोटिस किया 0 टाइम से t = 0 से t = t तक, t टाइम तक इसकी वेलोसिटी v ही रही. इसकी वेलोसिटी क्या रही, v रही. तो आपको पता चल रहा होगा भाई जब वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन सेम होगा.
जब वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन सेम होगा, और जब वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कि वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम है, तो नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि नो एक्सेलरेशन, दैट इज जीरो। अब उसी चीज़ को अगर हम इस मेथड से देखें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर क्या बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, चलिए स्लोप निकालिए। अब इसका अगर हम स्लोप निकालें तो ये इस एंगल से कितना बना रहा है, थीटा की वैल्यू जीरो, स्लोप यही तो निकालते थे, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan जीरो, भाई जीरो है ना थीटा आपका, तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से VT का आपका VT ग्राफ का जो स्लोप आया वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट मोशन होता है, तो उसका आपका स्लोप जीरो होता है, इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर ये पोजीशन टाइम होता, इसका केस होता, तब पोजीशन आपकी यहाँ पे फिक्स होती। जब पोजीशन फिक्स है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगी। पोजीशन वही जो आप डिस्प्लेसमेंट उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने VT का दिखाया और ये आपको शो किया। ऐसे ही सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है शो करना कि कैसे वेरी करती हैं ग्राफिकली, बट जो पॉसिबल है वो मैंने आपको दिखाया। चलिए, तो इसका हो गया आपका 4t। अच्छा, ds/dt मैंने अभी यहाँ लिखा है, ये पोजीशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ds/dt तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे इट इज इक्वल टू v, फिर dv/dt तब आपको मिल जाएगा a। बस ये आपको एक पैटर्न में पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट था, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, आपका वेलोसिटी मिल गया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यही आपका इंस्टेंटेनियस होता है, जो भी आपने ऑलरेडी एवरेज के केस में पढ़ा है। तो ये देखिए हो गया। अब इसको अगर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो ये v के इक्वल हो गया, तो आप इस अगले में क्या लिखोगे, dv/dt। अब आपका इक्वेशन ये है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4t का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैथ हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में मैथ का यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही यूज़ है कि डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला रख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके इस चैप्टर के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना सफिशिएंट है ये फार्मूला आना। बस आपको पोजीशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उसकी वेलोसिटी फाइंड करिए, और वेलोसिटी कब, आपसे अभी ये आंसर आया था वेलोसिटी 4t, पूछ ले कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो सिंपल इस t की वैल्यू रख दीजिए, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो फिर t की वैल्यू 4 रख दीजिए। बट ये मोशन आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में 4 कांस्टेंट आ गया, तो इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इसके आगे भी कुछ वेरिएबल आया होता तो बार बार हमारा चेंज होता एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे आप देख लीजिए। और अभी आप इसको एक क्वेश्चन ऐसे एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई s इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद पैटर्न आप इसको फॉलो करके सॉल्व करिए। और एक चीज़, आपको ये जो फॉर्मूले दिख रहे होंगे, अभी मैंने लिखा s को डिफ्रेंशिएट किया तो हमने लिखा ds/dt, ये हो गया v। फिर v को डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर dv/dt तो हमको मिल गया a। चलिए, बट आपने अगर ध्यान दिया हो तो यही जो s था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर से इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो आपको कई जगह बुक्स में दिखेगा कि ऐसे ये आपको दिख रहा है d2i/dx2, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। जो पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये s का सेकेंड डेरिवेटिव है। तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा इट स्क्वायर इज इक्वल टू ये a। ठीक है, तो अभी ये सारे फॉर्मूले आपको डेरिवेशन में काम आएंगे जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड, या जिसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, और उसमें हमको इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे, उतना मैं आपको बता दूंगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। बट अभी के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट वरी अबाउट दैट। और इतना जान लीजिए, जैसे
एक मैं अपनी लैंग्वेज बताता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो फील आता है कि डिफरेंशिएशन मतलब आप किसी एक पेड़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके हाथ में एक पत्ता मिल जाए, और उसी पत्ते को इंटीग्रेट कर दें तो आपको पूरा बड़ा सा पेड़ दिख जाए, वही होता है। दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं। एस को डिफरेंशिएट किया, वी मिला, अभी वी को इंटीग्रेट कर देंगे तो एस मिल जाएगा, दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अभी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं इसका, देखिए फॉर्मूला आपको मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे ये फार्मूला था, वैसे मान लीजिए, सॉरी ये फंक्शन था, इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन का जो आपका वो पैटर्न होता है, आप इसको लिखते हैं x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का आपका सिंबल क्या होता है? इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो ये सिंबल लगा देते हैं, इसको इंटीग्रेट जब करते हैं दोनों तरफ से तो ये इसका सिंबल होता है। अच्छा, ये सिंबल क्यों आता है ये देखिए, इंटीग्रेशन मैंने बताया कि पत्ते को आपने इंटीग्रेट किया तो पेड़ बन गया। तो ऐसे आप एस दिख रहा है, ये जो आपको एस दिख रहा है, इसी का दोनों तरफ से अगर कान पकड़ के खींच लें तो ये ऐसे सिंबल दिख जाएगा, यही आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तो ये फार्मूला हो गया x टू द पावर n+1, जो भी आप लिख रहे थे nx की पावर n-1, और सिंपली x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब एक एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए आपका मैंने दिया एक एग्जांपल आपको x स्क्वायर दिया मैंने, y इज इक्वल टू, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए dy/dx, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब इसी को मैं कहूँ इसको इंटीग्रेट करिए, इसी को अगर इंटीग्रेट करने को बोलूँ तो ये फॉर्मूला लगाइए, 2 कांस्टेंट ऐसे निकल जाएगा, x की पावर 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1, ये मिल जाएगा 2x² अपॉन 2, फिर से वही आ गया x²। देखिए अभी यही आया था, डिफ्रेंशिएट किया ये आया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, फिर यही मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं या रेसिप्रोकल कह सकते हो। तो इतना आप अभी डिस्कशन जो भी है इसको समराइज करके ये रिलेशन याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, या डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका एक बड़े प्यारा से आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में ईजीनेस हो। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूजिंग कैलकुलस मेथड। ओके, थैंक यू।